खबर विशेष उत्तर प्रदेश के इस खास बुलेटिन में मैं अपूर्वा सिंह आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। उत्तर प्रदेश की कुछ खबरों का रुख करेंगे। तो योगी सरकार ने सोमवार को विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान द्वितीय वर्ष 2025-26 के लिए 24,496.98 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट प्रस्तुत किया। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बजट पेश करते हुए कहा कि इसका उद्देश्य विकास की रफ्तार बनाए रखना, प्राथमिक क्षेत्रों को मजबूती देना और आवश्यकताओं के अनुरूप संसाधन उपलब्ध कराना है। उन्होंने बताया कि यह अनुपूरक बजट मूल बजट का 3.03% है। इसके साथ ही प्रदेश का कुल बजट 8,33,233.04 करोड़ रुपए हो गया है। अनुपूरक बजट में 18,379.30 करोड़ रुपए का राजस्व व्यय और 6,127.68 करोड़ रुपए का पंजीकृत व्यय प्रस्तावित किया गया है, जिसे आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ किया जाएगा। प्रमुख प्रावधानों में औद्योगिक विकास के लिए 4,874 करोड़, पावर सेक्टर को 4,521 करोड़, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण को 3,500 करोड़ और नगर विकास के लिए 1,758.56 करोड़ रुपए शामिल है। इसके अलावा तकनीकी शिक्षा को 639.96 करोड़, महिला एवं बाल विकास को 535 करोड़, सौर ऊर्जा के लिए यूपी नेडा को 500 करोड़, मेडिकल एजुकेशन को 423.80 करोड़ और गन्ना और चीनी मिल क्षेत्र को 400 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। सरकार ने वित्तीय अनुशासन के साथ FRBM सीमा का पालन करते हुए संतुलित विकास का भरोसा दिलाया है। तो वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने इसका बजट जो है वो पेश किया है। अनुपूरक बजट मूल बजट का 3.03% है। औद्योगिक विकास के लिए 4,800 से ज्यादा करोड़ रुपए मिले हैं। परिवार कल्याण को 3,500 करोड़, नगर विकास के लिए 1,700 करोड़ से अधिक रुपए, 24,496 करोड़ रुपए मिले हैं। आपको बता दें, वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बजट जो है वो पेश किया है। जनता को बड़ी सौगात मिली है। 24,496 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट जो है वो प्रस्तुत हुआ है। अनुपूरक बजट 2025-26 योगी सरकार का यह अनुपूरक बजट है, जिससे जनता को बड़ी सौगात मिलेगी। इधर विधानसभा में वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने पर विशेष चर्चा का आयोजन हुआ। चर्चा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। सीएम योगी ने वंदे मातरम से जुड़े ऐतिहासिक प्रसंगों का उल्लेख करते हुए कहा कि 15 अक्टूबर 1937 को लखनऊ से जिन्ना ने वंदे मातरम के विरुद्ध नारा बुलंद किया, जबकि उस समय कांग्रेस अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। उन्होंने बताया कि 20 अक्टूबर 1937 को नेहरू द्वारा सुभाष चंद्र बोस की लिखी पत्र में इस मुद्दे से मुसलमानों के आशंकित होने की बात कही गई, तो दृष्टिकोण की स्वीकार्योचित है। सीएम योगी ने कहा कि 26 अक्टूबर 1937 को कांग्रेस ने वंदे मातरम के कुछ अंश हटाने का निर्णय लिया, जिसे सद्भाव कहा गया, लेकिन वास्तव में यह राष्ट्र चेतना की बलि थी। उन्होंने कहा कि देशभक्तों में इसका विरोध किया, लेकिन कांग्रेस नेतृत्व राष्ट्र के बजाय वोट बैंक के साथ खड़ी रही। तो यूपी विधानसभा में वंदे मातरम, गुजा विधानसभा में वंदे मातरम पर चर्चा हुई। सीएम योगी ने चर्चा में हिस्सा लिया और जिन्ना ने वंदे मातरम के विरुद्ध नारा बुलंद किया। सीएम योगी ने इस दौरान कहा, कांग्रेस पर निशाना भी सीएम ने साधा। क्योंकि तुष्टीकरण की दिया, क्योंकि तुष्टीकरण की राजनीति में राष्ट्रवादी स्पष्टता के लिए कोई जगह नहीं थी। इसके बाद इस मुद्दे को खुलकर जहर दिया मोहम्मद अली जिन्ना ने। जब तक जिन्ना कांग्रेस में थे, वंदे मातरम कोई निर्णायक विवाद नहीं था। कांग्रेस छोड़ते ही जिन्ना ने इसे मुस्लिम लीग की राजनीति का औजार बनाया और गीत को जानबूझ करके सांप्रदायिक रंग दिया। गीत वहीं रहा, लेकिन एजेंडा बदल गया। 15 अक्टूबर 1937 इसी लखनऊ से मोहम्मद अली जिन्ना ने वंदे मातरम के विरुद्ध नारा बुलंद किया और उस समय कांग्रेस अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। 20 अक्टूबर 1937 नेहरू जी ने सुभाष चंद्र बोस जी को पत्र लिखा और कहा कि इसकी पृष्ठभूमि
मुस्लिमों को असहज कर रही है। इधर राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने विधानसभा में वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर आयोजित विशेष चर्चा में हिस्सा लिया। उन्होंने उत्तर प्रदेश विधानसभा में पहली बार वंदे मातरम जैसे महान राष्ट्रगीत पर विस्तृत चर्चा होने प्रदेश के लिए ऐतिहासिक और गौरवपूर्ण क्षण। मंत्री अग्रवाल ने कहा कि वंदे मातरम केवल शब्द नहीं बल्कि देश के प्रति समर्पण, संघर्ष और बलिदान की भावना का प्रतीक है। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान क्रांतिकारियों पर हुए अत्याचारों का उल्लेख करते हुए कहा कि कठिन परिस्थितियों में भी वंदे मातरम का उद्घोष देशभक्ति की लौ को प्रज्वलित रखता है। तो वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर विशेष चर्चा उत्तर प्रदेश विधानसभा में हुई। राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने इस विशेष चर्चा में हिस्सा लिया। वंदे मातरम को उन्होंने ऐतिहासिक और गौरवपूर्ण इस दौरान बताया। तो ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन का 101वां वार्षिक महाधिवेशन लखनऊ में भव्य रूप से हुआ। देश भर से पहुंचे हजारों रेल कर्मियों ने एकजुट होकर अपने अधिकारों और रेलवे के सार्वजनिक स्वरूप की रक्षा का संकल्प दोहराया। अध्यक्ष डॉक्टर कन्हैया ने निजीकरण और आउटसोर्सिंग पर तीखा प्रहार करते हुए संगठन को सतर्क रहने की अपील की। अधिवेशन से पहले निकाली गई विशाल जनरैली से संगठन की ताकत दिखाई। महासचिव शिव गोपाल मिश्रा ने लंबित मांगों पर सरकार से सकारात्मक पहल की उम्मीद जताई। समापन सत्र में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और उत्तर रेलवे के जीएम AK वर्मा सहित अन्य अतिथियों ने समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया। तो हर सहयोग का आश्वासन इस दौरान दिया गया है। आपको बता दें कि AIRF का 101वां महाअधिवेशन था। देश भर से रेल कर्मियों ने लखनऊ में इस दौरान हुंकार भरी। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी इसमें शामिल हुए। इधर यमुना एक्सप्रेसवे के 0 पॉइंट पर भारतीय किसान यूनियन के नेतृत्व में किसानों ने महापंचायत की, जिसमें किसान नेता राकेश टिकैत शामिल हुए। किसानों ने अधिग्रहित भूमि पर 64.7% अतिरिक्त मुआवजा, 10% विकसित भूखंड, सर्विस रोड निर्माण और जेवर एयरपोर्ट से प्रभावित किसानों को रोजगार की मांग उठाई। टिकैत ने कहा कि सरकार आबादी निस्तारण और रोजगार जैसे मुद्दों पर किसानों की बात नहीं मान रही है। बात लखनऊ की, जहां अवैध रूप से रह रहे घुसपैठियों के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने मोर्चा खोल दिया है। लखनऊ महानगर अध्यक्ष आनंद द्विवेदी ने जिलाधिकारी के सरकारी आवास पहुंचकर उनसे मुलाकात की। विभिन्न इलाकों में बनी झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे संदिग्ध व्यक्तियों और अवैध घुसपैठियों की एक विस्तृत सूची जिला प्रशासन को सौंपी। उन्होंने प्रशासन से मामले में सघन जांच और सख्त कार्रवाई की मांग भी इस दौरान की। तो भारतीय रेलवे ने यात्रियों के लिए नया किराया ढांचा घोषित किया है, जो 26 दिसंबर से लागू होगा। रेलवे के अनुसार 215 किलोमीटर तक की यात्रा करने वाले साधारण श्रेणी के यात्रियों पर कोई किराया वृद्धि नहीं की गई है, जिससे दैनिक और अल्प दूरी के यात्रियों को राहत मिलेगी। वहीं 215 किलोमीटर से अधिक दूरी पर साधारण श्रेणी में 1 पैसा प्रति किलोमीटर और मेल एक्सप्रेस ट्रेनों की नॉन AC और AC श्रेणियों में 2 पैसा प्रति किलोमीटर की बढ़ोतरी होगी। इससे मध्यम और उच्च वर्ग के यात्रियों पर 5 से 35 रुपए तक का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। रेलवे को इस संशोधन से करीब 60 करोड़ रुपए अतिरिक्त राजस्व मिलने का अनुमान है। अगली 26 दिसंबर से सीधे से रेलवे में सफर करने वाले लोगों को इसका जो है थोड़ा किराया ज़्यादा देना पड़ेगा। और 26 दिसंबर से रेलवे की ट्रेनों, चाहे दिल्ली जाना हो, चाहे मुंबई जाना हो, चेन्नई जाना हो या आपको हैदराबाद जाना, कहीं भी जाना है, तो आपको 10 से लेकर 15 रुपए तक किराया बढ़ जाएगा। और ये किराया आम आदमी की बोझ पर पड़ेगा। क्योंकि देखिए, सामान्य जनता जो गरीब वर्ग है उस पर तो किराया नहीं बढ़ेगा। जो 215 किलोमीटर तक किराया नहीं बढ़ाया गया है, MST की दरें नहीं बढ़ाई गई हैं, लेकिन फर्स्ट AC, सेकंड AC, थर्ड AC इनमें 1 पैसे से लेकर के 2 पैसे प्रति किलोमीटर तक की बढ़ोतरी की गई है। और ये बढ़ोतरी अगली जो है 26 जनवरी से लागू होगी। और रेलवे मंत्रालय का मानना है इससे जो है करीब 600 करोड़ रुपए उसे मिलेंगे, जो इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च होंगे और इससे रेलवे का थोड़ा विकास भी होगा। लेकिन जो मध्यम वर्गीय है या उच्च आय वर्ग के लोग हैं उन पर असर पड़ेगा। और ये असर भले ही 10 रुपए से
15 रुपए के बीच में पड़ रहा हो, लेकिन इतना मानना जरूर है कि ये असर जो है रेलवे के लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा और रेलवे 600 करोड़ कमाएगा। ये अभी सीधे एंड में कहा जा रहा है, लेकिन विपक्ष का मानना है कि रेलवे से ज्यादा पैसा कमा रहा है और जो है ये ज्यादा अभी दिखाया नहीं जा रहा है, लेकिन जब हकीकत में इसकी वसूली ज्यादा होगी और ये सब जो है रेलवे कर रहा है। अब देखना यह है कि जनता क्या समझती है, लेकिन इतना जरूर है कि किराया बढ़ जाने से आम जनता पर इसका लोड पड़ेगा और आम जनता जो किराया भुगतने के लिए मजबूर होगी। कैमरा पर्सन रियाज के साथ टीएन मिश्रा, लखनऊ। राज्य महिला आयोग की सदस्य डॉक्टर अंजू प्रजापति ने श्रावस्ती में महिला जनसुनवाई का आयोजन किया। जनसुनवाई के दौरान कुल 16 शिकायतें प्राप्त हुई, जिनमें से 3 मामलों का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। शेष प्रकरणों के शीघ्र समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए। डॉक्टर प्रजापति ने कहा कि बिना किसी भेदभाव के प्रत्येक महिला को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने बताया कि श्रावस्ती में घरेलू विवादों का एक प्रमुख कारण अशिक्षा भी है।